देखिए, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। मैं ये भी नहीं बताने जा रहा हूं कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, या मैं ये भी नहीं बताने जा रहा हूं कि ऋग्वेद से लेकर के आज तक संस्कृत में निरंतर ग्रंथों की रचना होती रही है। बल्कि हम जो आपस में आज परिचर्चा करेंगे, उस परिचर्चा का मूल विषय ही यही होगा कि क्या क्या प्रश्न इसके लिए उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। इसलिए मेरा यह संबोधन साक्षात केवल संस्कृत के जिज्ञासुओं के लिए नहीं, संस्कृत के पाठकों के लिए नहीं, संस्कृत के श्रोताओं के लिए भी नहीं है, बल्कि ऐसे सारे लोगों के लिए है जो संस्कृत के विषय में स्वस्थ चिंतन करना चाहते हैं। तो हम बिना किसी समय को गंवाए हम एक एक प्रश्न को लेते जा रहे हैं और उन प्रश्नों के आधार पर हम आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। लगभग 25-30 प्रश्न किए गए। उन प्रश्नों में से हमने आपके पास 7 या 8 प्रश्न लाए हैं जो काफी आवश्यक है। सर्वप्रथम इसके विषय में यह प्रश्न उठाया जाता है कि संस्कृत मृत भाषा है, इसका प्रयोग अब नहीं है और इसे पढ़कर क्या लाभ होगा। मित्रों, सबसे पहले तो यह बात यहीं से खत्म हो जाती है कि संस्कृत मृत भाषा है, वो इसलिए कि हम आपके सामने संस्कृत को लेकर के बोलने आए हैं, संस्कृत भाषा के विषय में बोलने आए हैं। एक ऐसी भाषा जिसका अध्ययन व अध्यापन विश्व के 90% से अधिक विश्वविद्यालय में हो रहा हो, जिसमें नित्य प्रति भारतवर्ष में 500 से अधिक प्रतिवर्ष शोधार्थी रजिस्टर्ड हो रहे हों, जिसमें मासिक पत्रिका हो, अखबार हो, रेडियो और टीवी से समाचार सुनाए जा रहे हों, सिनेमा बन रहे हों, उनको बोलने वाले हों, क्या ऐसी भाषा को मृत भाषा कहा जाए? इसलिए ये कहना, ये बात ही खत्म हो जाती है कि संस्कृत भाषा मृत भाषा है। मृत भाषा तो वह होती है ना जिनका कोई अवशेष ही ना हो, जिनके विषय में वह केवल ऐतिहासिक महत्व का विषय बनकर रह गया हो। ऐसा नहीं है। आप प्रतिवर्ष जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार दिए जाते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बादरायण पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जिस संस्कृत भाषा के लिए इतने कार्य दिन प्रतिदिन चल रहे हों, उसे मृत भाषा कम से कम नहीं कहा जाना चाहिए। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, इसका प्रयोग अब है नहीं। देखिए, प्रयोग कब होता है? प्रयोग यहां यह नहीं है कि मैं अभी आपके सामने हिंदी बोल रहा हूं तो मैं संस्कृत के माध्यम से समझाऊं। ठीक है, हर भाषा का अपना वर्ग होता है। हम लाख प्रयास करें, अगर हम उत्तर भारत में तमिल भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करें तो उत्तर भारत के लोग नहीं समझ सकेंगे, या इसी प्रकार हिंदी भाषा के माध्यम से किसी अन्य प्रदेश में समझाने की कोशिश करें, हिंदी से अलग प्रदेश में संबोधित करने की कोशिश करें तो वहां के लोग नहीं समझेंगे। प्रयोग तो क्या होता है कि जहां पर हमें आवश्यकता होती है, आज दर्शन को समझना हो, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझना हो, आज प्राचीन न्याय व्यवस्था समझना हो, प्राचीन स्थानीय प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझना हो, तो वहां पर निस्संदेह पुनः पुनः संस्कृत भाषा की जरूरत होती है, क्योंकि हम वहां जाकर के उन स्रोतों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर है, इसे पढ़कर क्या लाभ होगा? क्या लाभ आर्थिक लाभ मात्र है, या आर्थिक लाभ ही यदि लाभ है तो क्यों नहीं संस्कृत पढ़कर लाभ हो? आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में अखबार आदि हैं। संस्कृत के माध्यम से हम कई सारी परीक्षाओं में सफल होकर के और अपनी योग्यता को सिद्ध करके सर्वोच्च नौकरी प्राप्त करते हैं। जैसा कि एक दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आया होगा कि संस्कृत पढ़कर नौकरी नहीं मिलने वाली है तो संस्कृत क्यों पढ़ें? मित्रों, कोई विषय या कोई भाषा नौकरी नहीं देती। इसे स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि यदि कोई छात्र प्रबंधन में प्रवेश लेता है, मैनेजमेंट करता है, तो वहां कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि केवल इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले ही बच्चे मैनेजमेंट में आ सकते हैं, बल्कि हर वो छात्र जिन्होंने बीए की योग्यता या ग्रेजुएशन की योग्यता प्राप्त कर ली है, वे सभी उस मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, और तदनुसार संस्कृत के बच्चे भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं और मैनेजमेंट करेंगे। मूल विषय है, नौकरी मिलती है छात्रों की प्रतिभा, छात्रों के परिणाम और छात्रों के अपने व्यक्तित्व से। इकोनॉमिक्स पढ़कर के भी तो नौकरी नहीं मिलती, इंग्लिश पढ़कर के भी नौकरी नहीं मिलती, हिंदी भाषा पढ़कर के भी नौकरी नहीं मिलती।
इसीलिए किसी विषय के लिए नौकरी नहीं है, संस्कृत के लिए नौकरी नहीं है। लेकिन संस्कृत पढ़कर आईएएस आईपीएस बना जा सकता है, संस्कृत पढ़कर प्रोबेशनरी ऑफिसर हमारे बच्चे बन रहे हैं, संस्कृत पढ़कर सेना में, मिलिट्री में, ये एक आश्चर्य पक्ष है कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र मिलिट्री में हैं, सेना में हैं, भर्ती हो रहे हैं। संस्कृत पढ़ने वाले छात्र चीफ जस्टिस भारतवर्ष के बन रहे हैं। तो यहां पर एक बार फिर से मैं कहूंगा कि संस्कृत ही कारण वहां पर चीफ जस्टिस बनने का नहीं है, या संस्कृत ही कारण वहां पर आईएएस बनने का नहीं है, बल्कि हर विषय के जो योग्य छात्र हैं वे योग्य पद पर जाते हैं। इसीलिए पहले तो हमें अपनी मानसिकता से ये बातें निकाल देनी चाहिए कि संस्कृत में नौकरी नहीं है। संस्कृत में नौकरी नहीं, बल्कि किसी भी विषय के लिए नौकरी नहीं है। नौकरी जो है वो श्रेष्ठ छात्रों के लिए है, श्रेष्ठ प्रतिभाशाली जो प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं उनके लिए है। लेकिन जब हम संस्कृत के माध्यम से चलते हैं, किसी कार्य में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर कुछ चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसा कि अभी मैनेजमेंट की हमने चर्चा की, आज न केवल भारतवर्ष बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में वैदिक गणित को एक अनिवार्य रूप से बच्चों को सिखाया जा रहा है। उसके पीछे मूल कारण क्या है कि जो लंबे लंबे जो अरिथमेटिक्स के, अंक गणित के जो हिसाब हैं, सम्स हैं, उनको अत्यल्प कम समय में उनका समाधान ढूंढा जा सके। तो अगर हम वैदिक गणित पढ़ने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अनुवाद पढ़ करके बहुत सारी बातें नहीं सीखी जा सकती। हम आप कह सकते हैं कि संस्कृत में सारी चीजों के अनुवाद हो गए हैं, लेकिन क्षमा करेंगे, यदि अनुवाद में वह क्षमता रहती तो शायद कोई दूसरी भाषा सरवाइव नहीं कर पाती, केवल वही भाषा सरवाइव करती जिसमें सर्वाधिक अनुवाद हो रहा हो। क्योंकि भाषा की जो अपनी मौलिकता है, कहीं कहीं उसकी आवश्यकता होती है विषय की गहराई, विषय की गंभीरता को समझने के लिए। यहां पर मैं एक चीज और स्पष्ट बताऊं कि जो वैदिक गणित है, जिस वैदिक गणित में जो सूत्रों का विवेचन है, विश्लेषण है, उनको समझने के लिए हमें संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे आपकी मौलिकता बढ़ती है, उनसे हम अपने आप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इसलिए संस्कृत, हमारे लिए कहना कि संस्कृत पढ़कर नौकरी नहीं मिलती, ये गलत होगा। लेकिन इस क्रम में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि केवल हमारे छात्र संस्कृत पढ़ करके आज फिल्म इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड जिसे कहते हैं। आपने कई सारे ऐसी हस्तियों का नाम सुना होगा जिनके नाम को मैं दोहराना यहां पर आवश्यक समझता हूं। नीना गुप्ता जी जो बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत पाठ्यक्रम किया था। इसी तरह आपने कई सारे गाने सुने होंगे सपना अवस्थी की आवाज में, एमए से वो संस्कृत हैं। आपने कई सारे ऐसे टीवी एक्टर्स को देखा होगा, मैं अब कितना नाम गिनाऊं यहां पर, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया है। किसी के पास संस्कृत से बीए की डिग्री है, किसी के पास संस्कृत से एमए की डिग्री है। लेकिन ध्यान रखेंगे, वहां पर उनके लिए संस्कृत का लाभ इतना मात्र है, वो है डिक्शन का, वो डायलॉग का, जो संवादों का जो उच्चारण है, उसमें संस्कृत की आवश्यकता होती है। और तो और जो एनएसडी में जहां पर की अभिनय सिखाया जाता है, वहां पर संस्कृत के 1 या 2 नाटक अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते हैं, और प्रतिवर्ष वहां के छात्रों के लिए संस्कृत में अभिनय करवाया जाता है। वो इसलिए कि आप शब्दों का सही, सुंदर और प्रभावी उच्चारण कर सके। तो क्यों नहीं संस्कृत पढ़ा जाए? जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में इस संस्कृत की आवश्यकता है, इसलिए संस्कृत अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। एक और बार बार प्रश्न किया जाता है कि संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यह केवल नंबर लाने के लिए है, इस मात्र के लिए संस्कृत का उपयोग है और संस्कृत का कोई उपयोग नहीं है। मित्रों, 2-3 बातों को ध्यान से लें। अगर मैथमेटिक्स में पूरे नंबर आते हैं तो क्या वो स्कोरिंग नहीं है? और आज जिस प्रकार की सेमेस्टर सिस्टम की दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रणाली चल रही है, उसमें इंग्लिश में भी 90 से अधिक नंबर आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी 90 से अधिक नंबर आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी 90 से अधिक नंबर आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने इन तीनों विषयों का नाम केवल इसलिए लिया कि एक समय था जब इन तीनों विषयों में जिनके 65% मार्क्स आते थे, उनको उद्भट विद्वान माना जाता था, बहुत ही योग्य छात्र माना जाता था। आज इन विषयों में भी अधिक नंबर आ रहे हैं, तो क्या उनमें अगर अधिक नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छी बात, और संस्कृत में यदि अधिक नंबर आते रहे
तो इनके लिए हमें इनका ये ऋणात्मक हम पहलू समझें? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा पक्ष, क्यों नहीं स्कोरिंग हो? हम आप जब भी कभी अपनी योग्यता की लड़ाई लड़ते हैं तो वहां पे परिणाम उसी के पक्ष में आता है जिनके नंबर अधिक होते हैं। तो अगर हमें अपने उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए संस्कृत अगर अधिक अंक दे रहा है या देने की क्षमता रखता है तो क्यों ना हम संस्कृत विषय पढ़ें? क्यों हम कहें कि यह केवल स्कोर मात्र के लिए है? और तो और जितनी भी उच्चतर परीक्षाएं हैं, उच्चतम परीक्षाएं हैं, आईआईटी करने वाले छात्र, एमबीबीएस करने वाले छात्र अपने अपने विषयों को छोड़ करके संस्कृत केवल इसलिए लेते हैं कि मैं आईएएस बनूं, और संस्कृत विषय को लेकर के वो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और तदनुरूप अच्छे अंक ला करके वो अपने लक्ष्य में परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो स्कोर की तो आवश्यकता है। अगर हमारे पास अंक नहीं होंगे, भले ही हम योग्यतम छात्र हैं, भले ही हम बहुत ही बढ़िया हम सारी चीजों में हैं, लेकिन अगर परीक्षा में अंक आते हैं तो वह हमारी प्रतिभा के लिए परिचय नहीं बन पाता। इसीलिए कहीं भी किसी भी जगह अंक का भी योगदान है, और मैं समझता हूं कि यदि संस्कृत में अंक अधिक आता है तो ये आते रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह हमारे लिए सहायक भाषा बनती है। लेकिन जब अंक आते रहने चाहिए अगर मैं कह रहा हूं तो इसका कतई अर्थ नहीं कि गलत के भी अंक दिए जाएं। नहीं, गलत के तो अंक कहीं नहीं मिलते, क्योंकि संस्कृत में भी बच्चे फेल करते हैं। अगर ये स्कोरिंग होता तो संस्कृत में बच्चे फेल करते ही नहीं, तो वहां पर भी फेल करते हैं। वस्तुतः हमें यह कहना है कि अन्य विषयों में भी अधिक अंक आते हैं, तो जिस तरह अन्य विषयों में अधिक अंक उनके लिए अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में आने वाले अधिक अंक को भी अच्छा माना जाना चाहिए। और दूसरी प्रमुख बात कि यदि संस्कृत में सबसे अधिक नंबर आता है तो इसे और भी अच्छा माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्य जगहों पर वही अंक आपका परिचय देता है। तो दोनों रूपों से हमें समझना चाहिए कि यदि संस्कृत स्कोरिंग है तो यह अच्छी बात है।